नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। इकोनॉमी सीरीज पे आज प्रस्तुत है नया टॉपिक नियो लिबरलिज्म, जो इस समय की डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलोसॉफी है। इट इज रिलेटेड टू कैपिटलिज्म। मैंने आप कह सकते हैं यदि कैपिटलिज्म पिता है तो नियो लिबरलिज्म उसका पुत्र है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ऑयल शॉक के ऊपर। हमने ये देखा था कि कैपिटलिज्म में कैसे अभूतपूर्व वृद्धि हुई कैपिटलिज्म की शक्ति में, कैपिटलिज्म के प्रभाव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। किंतु 1973 में जब ऑयल शॉक आया, जिसमें कि कार्टेल्स ने, ओपेक ने ऑयल रेट्स को बढ़ा दिया, तो उसके बाद हुआ क्या कि इन्फ्लेशन में तेजी से वृद्धि हुई। इन्फ्लेशन माने मुद्रास्फीति कह लीजिए, जो हम रोजमर्रा की वस्तुएं लेते हैं, उपभोग की जो वस्तुएं लेते हैं, उसकी कीमतों में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि। इट इज इन्फ्लेशन, इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जैसे इंडिया में कहा जाता है ना कि प्याज सिर्फ गृहिणी की आंखों में आंसू नहीं लाता है, पॉलिटिकल क्लास के भी आंखों में आंसू लाता है। जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, तुरंत देखिए जो पॉलिटिकल क्लास है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों माने अपने अपने तरीके से इन्फ्लेशन को या तो कंट्रोल करने में लगते हैं या भुनाने में लगते हैं। इसलिए देखिए अभी बीच में प्याज पे तो देखिए हमेशा एक्सपोर्ट पे बैन लगता है। सरकार हमेशा, हर साल आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट पे बैन लगता है। जब भी प्याज की फसल खराब हुई या इंटरनेशनल मार्केट में प्याज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी, तो इंडियन किसान क्या चाहता है, भाई मैं अपना प्याज जो है बाहर भेजूं, तभी तो मुझे अच्छा मूल्य मिलेगा। किंतु यदि प्याज वो बाहर भेज देगा तो इंडिया में प्याज की जो मांग है वो कैसे पूरी होगी, और जब प्याज की मांग पूरी नहीं होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एंड प्याज एक ऐसी चीज है जो गरीब से लेके अमीर तक, हमारी जो सब्जियां होती हैं या विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन बनते हैं, खाद्य पदार्थ बनते हैं, वो प्याज के बिना अधूरे हैं। तो इसीलिए प्याज पॉलिटिकल क्लास को भी, सत्ता पक्ष को भी रुला सकता है। तो जो ऑयल शॉक हुआ था उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। देखिए इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ा और फिर इमरजेंसी तक की स्थिति आ गई। इतना हमारे विरोध बढ़ा इंदिरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो ऑयल शॉक के कारण इन्फ्लेशन जो आया वो सिर्फ इंडिया में नहीं आया, इट वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सत्ता पक्ष के विरुद्ध जो असंतोष है वह तेजी से उभर के आता है, तेजी से फैलता है। आप देख लीजिए 1923 में, जब 1923 और उसके उपरांत की जो स्थिति थी जर्मनी में, वहां पे बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा था। उसके बाद देखिए हिटलर की पार्टी वहां पे उसका तेजी से विकास होना शुरू हुआ, तेजी से प्रगति की उसकी पार्टी ने, नाजी पार्टी ने। वैसे ही जब ऑयल शॉक के बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ा तो ब्रिटेन में थैचर गवर्नमेंट को आयरन लेडी भी कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में इंदिरा को आयरन लेडी कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, वैसे मार्गरेट थैचर, ये भी एक महिला थी, इनकी सत्ता, ये सत्ता में आई। उसके पहले लेबर पार्टी जनरली दे आर कंसिडर्ड टू बी लेफ्टिस्ट इन ओरिएंटेशन, बट इट वाज अज्यूम्ड दैट लेबर इज नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा वहां पे। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब आर्थिक जो विकास है वह भी रुक जाता है और साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। भाई जब आर्थिक विकास ही नहीं होगा, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो मैं क्यों पैसा इन्वेस्ट करूंगा, और जब पैसा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा यदि मेरे पास है, तो कैसे मैंने आर्थिक प्रगति होगी, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो थैचर गवर्नमेंट वहां सत्ता में आई। एंड थैचर गवर्नमेंट वाज राइटिस्ट इन नेचर एंड नियोलिबरल थी। अभी जो ये वर्ड हमने यूज किया है, नियोलिबरलिज्म इज एन इकोनॉमिक फिलोसॉफी। ये क्या कहता है भाई, नियोलिबरलिज्म, इनकम टैक्स, जो टैक्स रेट्स है उनको हम कम करेंगे, टैक्स रेट्स हम कम कर देंगे। उसके बाद हम ट्रेड को बढ़ावा देंगे हम। तीसरी बात जो सब्सिडीज है, अब सब्सिडीज किस पे हो सकती है, बहुत सारी चीजों पे होती है सब्सिडीज।
एजुकेशन पे हो सकती है, हेल्थ पे हो सकती है, ट्रांसपोर्ट पे हो सकती है, फूड पे हो सकती है। तो थैचर गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सब पे जो गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर है वह उन्होंने क्या किया, कम कर दिया। टैक्स रेट्स भी कम कर दिए, गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर भी उन्होंने कम कर दिया। इसके पहले जो एक बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक फिलॉसफी थी कीन्स, ठीक है, कीन्स क्या कहते थे कि भाई जब भी अर्थव्यवस्था में समस्या आती है, अर्थव्यवस्था में जब भी समस्या आती है तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो डर जाता है, ठीक है, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। तो उस दशा में गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए, उसको खर्च बढ़ाना चाहिए अपना, ताकि आउटपुट बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। जब भाई रोजगार लोगों को मिलेगा, अब समझ लीजिए मैं गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मेरे पास पैसे आए, तो उस पैसे का मैं क्या उपयोग करूंगा, मैं कुछ ना कुछ उपभोग का सामान लूंगा। अब उपभोग का सामान मैं समझ लीजिए एसी लेना चाहता हूँ, एंड एसी कौन बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर वाला बना रहा है। मैं पंखा लेना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर वाला बना रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे उसके लिए जब मांग बढ़ेगी तो लोगों को लगेगा कि भाई हमें पैसा डालना चाहिए, रिस्क है किंतु मांग भी है, तो हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए देखिए अभी जैसे सेंट्रल विस्टा बन रहा है कोरोना काल के बाद, इस पर भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो हल्ला मचा कि क्या आवश्यकता है जब कोरोना का काल है, किंतु आप कभी भी देखिए अधिकतर जगहों पे आप ऐसा पाएंगे कि जब भी अर्थव्यवस्था डावाडोल रहती है तो जो गवर्नमेंट है वह ऐसे विभिन्न तरीकों से अपना खर्च बढ़ाती है ताकि प्राइवेट सेक्टर भी जंप इन करे, लोगों को रोजगार मिले। आप ग्रेट डिप्रेशन के बाद देख लीजिए यूएस में ऐसे बहुत सारे काम हुए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, चाहे हूवर डैम देख लीजिए आप, टेंसी वैली का जो वहाँ पे ये किया गया, टेंसी वैली को जो डेवलप किया गया, तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो कीन्स इसके माने प्रणेता माने जाते हैं कि भाई जब भी आर्थिक समस्या आती है तो गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए। लेकिन थैचर गवर्नमेंट ने उसके उल्टे किया, वहां पे ऑयल शॉक के बाद स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो थी डामाडोल हो गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, किंतु थैचर गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था उसको रिड्यूस कर दिया, साथ ही में टैक्स भी कम कर दिया। उनका ये मानना था कि भाई जब टैक्स कम करेंगे तो जो इन्वेस्टिंग क्लास है वह अधिक से अधिक पैसा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा भाई यदि मुझे प्रॉफिट होता है तो उसका मेजर शेयर मेरे पास रहेगा। अब यदि समझ लीजिए जैसे इंडिया में मैंने बताया कि जो मार्जिनल टैक्स रेट था किसी किसी के लिए तो एक समय 95% था। अभी जैसे देखिए इसका अर्थ क्या होता है वो समझिए कि आप समझ लीजिए मेरी 5 लाख आय है तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, 10 लाख आय है तो 10%, 10 लाख के ऊपर है 20%। तो ऐसे जो टैक्स लगता है, ये एग्जैक्ट टैक्स स्लैब्स नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि समझ लीजिए 40 लाख तक की जो मेरी इनकम है उस पर समझ लीजिए 30% टैक्स है, लेकिन 40 लाख के ऊपर जो है उसके ऊपर समझ लीजिए 50% है, 70 लाख तक तो 50%। तो मैंने ये जो 30 लाख है इस पे गवर्नमेंट 50% ले लेगी, 15 लाख ले लेगी। हो सकता है इसके बाद आगे चल के समझ लीजिए 1 करोड़ तक की अगर मेरी इनकम है तो यहाँ पे हो जाए 75%। माने ये जो 30 लाख है इस पे 75% लेगी, टैक्स ले लेगी, माने कितना हो जाएगा लगभग 22.5 लाख। तो मैं क्यों ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहूंगा, नहीं कमाना चाहूंगा ना भाई। 30 लाख अगर मैंने 70 लाख के ऊपर कमाए 1 करोड़ तक, 30 लाख जो भी है उसमें 22.5 लाख तो गवर्नमेंट ने ले लिए, तो मैं इतना मोटिवेटेड नहीं रहूंगा। मैंने देखिए पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था इंसेंटिव्स मैटर, right incentive can propel economic growth but wrong incentives can disincentivize economic activity। तो इनका ये मानना था भाई अगर हम टैक्स रेट्स कम करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका मेजर शेयर हम ले लेंगे, गवर्नमेंट नहीं लेगी। एंड जैसे कि मैंने बताया पहले वीडियो में, आप तो ये जानते भी होंगे टैक्स कोई नहीं देना चाहता, Nobody wants to pay टैक्स, सभी रोते हैं टैक्स देने के लिए, देखा ही होगा आपने। इट्स अ नेसेसरी एविल। तो इनका ये मानना था। इसके साथ साथ इन्होंने क्या शुरू किया, प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। जो भी मैंने
पहले 1945 के बाद का जो समय था वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। ऐसा हम मानते हैं कि भाई वहाँ पे सब प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राइव करते हैं। बट 1945 के बाद वहाँ पे भी बड़े बड़े सरकारी उद्योग लगे। कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप में, यूएस में, जो ऐसा माना गया कि ये माने वर्ल्ड वॉर के बाद, विभीषिका के बाद, प्राइवेट कैपिटल was not ready to invest because private capital doesn't have that risk appetite in times of economic instability, in times of financial crisis। तो वर्ल्ड वॉर तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस ही था, तो उसके लिए ऐसा माना गया कि गवर्नमेंट को, जैसे कीन्स ने जो कहा था, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, सरकारी उद्योग लगे। सिर्फ इंडिया ही में नहीं सरकारी उद्योग लगे, बाहर के देशों में भी लगे। तो इन्होंने क्या किया? डिसमेंटलिंग करना शुरू कर दिया। डिसमेंटलिंग माने जो भी पब्लिक सेक्टर में जो भी यूटिलिटी थी उसको प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू किया। इंडिया में भी देखिए उस पर बहुत वाद विवाद चलते रहता है। जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो भाजपा उसकी बुराई करती है इस इशू पे, एंड जब भाजपा सत्ता में रहती है तो कांग्रेस बुराई करती है। बेचना भी कई जगहों पे आवश्यक होता है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। ये सब चीजें ना एज अ ब्यूरोक्रेट ना आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि नहीं ये चीज ही एकदम सही है। आप जैसे राजनीतिक दल आपको बताना चाहते हैं, आप वैसा नहीं सोच सकते हैं। राजनीतिक दल की अपनी सोच होती है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था होती है, मजबूरी होती है। बट एज अ ब्यूरोक्रेट यू शुड हैव दिस एबिलिटी टू सी डिफरेंट साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक कॉइन में सिर्फ दो पहलू नहीं हो सकते हैं, एक कॉइन के कई पहलू हो सकते हैं। ब्यूरोक्रेट के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, चित या पट, हेड या टेल। बट एक ब्यूरोक्रेट अलग अलग डायरेक्शन से देखता है एक कॉइन को। तो कहने का ये अर्थ है कि थैचर गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। जो यूटिलिटीज थी, पब्लिक यूटिलिटीज थी, उनको बेचना शुरू किया प्राइवेट ग्रुप्स को। साथ ही में इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पे बढ़ा। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे, अभी टर्की एक ये था, एक्सेप्शन था, जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के जगह पे इंटरेस्ट रेट और कम कर रही थी। किंतु ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऐसा मानना जाता है, दिस इज अ कोर इकोनॉमिक थिंकिंग बिलीफ दैट व्हेनेवर इन्फ्लेशन इज राइजिंग, इंटरेस्ट रेट शुड ऑल्सो बी हाइक्ड, बढ़ाए जाने चाहिए। अभी देखिए इंडिया में भी कितना बढ़ रहा है, पिछले 2-3 बार से आरबीआई ने बढ़ाया है। यूएस में इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन 2-3% रहता था वो डबल डिजिट के आसपास पहुँच गया है। तो वहाँ पे भी जो फेडरल बैंक है, फेड जिसे कहते हैं, वो रेट बढ़ा रहा है। उसके कारण देखिए बहुत समस्याएं आ रही हैं विकासशील देशों में। जो हमारे डॉलर की तुलना में जो रुपया कमजोर होते जा रहा है, उसका कारण यही है भाई कि लोग पैसा यहाँ से निकाल के, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये पैसा निकाल के अपना डॉलर जो है निकाल के लेके जा रहे हैं यूएस में, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा उन्हें मिल रहा है। एंड यूएस इज अ सेफ हेवन। यूएस जो है उस पर भाई लोगों का बहुत भरोसा है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना और अदर कंट्रीज। सो व्हेनेवर देयर इज एन एक्सोडस ऑफ डॉलर, तो जो रुपये का जो पोजीशन है वो कमजोर होगा। और अभी तो एक ग्लोबलाइजेशन में ऐसा कहा जाता है ना कि जो नेशनल गवर्नमेंट के पास पावर बहुत कम है। ऐसा लग सकता है कि नेशनल गवर्नमेंट्स आर वेरी पावरफुल, बट इन इकोनॉमिक रियल्म इट इज बिलीव्ड दैट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसमें नेशनल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने जैसे कि अभी इंडिया में ही देखिए डॉलर की जो कीमतें हैं बहुत बढ़ गई हैं। ऑयल का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑयल जो है वो चाहे कोई भी सरकार हो, इट इज ऑलवेज अ चैलेंज टू मैनेज ऑयल प्राइसेस इन इंडिया बिकॉज वी डोंट हैव रिजर्व्स ऑफ ऑयल। तो थैचर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तब जो डिमांड होती है वो डैम्पन हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? सीधा सा कारण है भाई, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैसा मेरा इंडस्ट्री में चला जाएगा तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँगा, फैक्ट्री में क्यों लगाऊंगा। वैसे ही बहुत अभी देखिए क्या होता है कि अगर मुझे मोबाइल लेना है, ठीक है, ईएमआई पे मोबाइल मिलता है। एक नॉर्मल मोबाइल समझ लीजिए आज 2000 की ईएमआई पे मिल रहा है। अगर वही इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 3000 की ईएमआई पे मिलेगा तो मैं
मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट बाई। 2000 पे तो हो सकता है मैं ले लूं, लेकिन 3000 पे मैं नहीं लूंगा। तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो जब डिमांड कम हो जाती है तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, जैसे आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा मैनचेस्टर का, लिवरपूल का, ये जो वहाँ की इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, इंडस्ट्रियल बेस था, वह धीरे धीरे बर्बाद होता गया। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस उसका खत्म होते गया। क्यों खत्म होते गया भाई? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कहीं पे भी बढ़ता है तो उस देश की मुद्रा की मूल्य में वृद्धि होती है। अब जैसे देखिए यूएस में देखिए डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो इंडिया के लिए इंपोर्ट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इंडिया के लिए, सुनिए ध्यान से, इंडिया के लिए इंपोर्ट जो है वो यूएस के लिए एक्सपोर्ट है। अगर समझ लीजिए मुझे एप्पल का आईफोन मंगाना है, ठीक है, मुझे, मैंने पर्सनली इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक सेक्टर वाइज हम सोचते हैं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करना है, मुझे आईफोन मंगाना है, इंडिया को आईफोन मंगाना है, वो कहाँ से मंगाएगा? यूएस से मंगाएगा। किंतु यदि आईफोन यहाँ पे महंगा हो रहा है, मैं नहीं लेना चाहूंगा, तो यूएस का आईफोन कैसे बिकेगा? तो वैसे ही क्या हुआ कि ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, जो उनके प्रोडक्ट्स थे, वो उसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या हो गई, कम होती गई। एंड उसी समय चाइना का भी विकास हो रहा था, उसके अलग कारण है। तो इसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटेन में इनफैक्ट जो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उनका एक प्रकार से सफाया हो गया। थैचर गवर्नमेंट ने भले ये कहा था कि हम इकोनॉमी को एकदम राइट डायरेक्शन में लेके आएंगे, ये सब तो भाई राजनेता का काम ही है ये सब, किंतु ये सब समस्याएं वहां पे आई। इसी को न्यू लिबरलिज्म कहते हैं। सेम ऐसे ही कुछ पॉलिसीज रीगन ने अपनाई, रोनाल्ड रीगन यूएस में, इन्होंने भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, इनकम टैक्स कम कर दिया, फाइनेंशियल डीरेगुलेशन इन्होंने तेजी से किया, और इन्होंने तो यहाँ तक किया कि वहाँ पे जो मिनिमम मजदूरी होती है, मिनिमम वेज, उसको भी कंट्रोल कर दिया। मिनिमम वेज भी जब नहीं बढ़ेगा तो होगा क्या? अगर समझ लीजिए $10 मुझे मिल रहे हैं फॉर एन आवर, अब ये $10 अगर मुझे मिल रहे हैं फॉर एन आवर, 2 साल बाद भी $10 ही मिल रहे हैं, बढ़ नहीं रहा है। मैंने क्या कहा, उस समय वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था ऑयल शॉक के कारण। तो मैं क्या करूंगा, समझ लीजिए मैं अभी 8 आवर्स काम कर रहा था, बट अगर मुझे $80 ही मिलने हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, इनफैक्ट मेरी जो सैलरी है वो कम हो रही है। इन्फ्लेशन यदि बढ़ रहा है और मैं समझ लीजिए 1977 में $80 बना रहा था और 1979 में भी $80 ही बना रहा हूँ, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये एक्चुअली सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, राइट? ये कम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा काम करूँगा, मैं 12 घंटा काम करूँगा, मैं 14 घंटा काम करूँगा। तो रीगन का यही कहना था भाई कि लोगों का इंसेंटिव बढ़ेगा काम करने के लिए, दे विल वर्क हार्ड। अमेरिका में कहा जाता है ना, रग्ड इंडिविजुअलिज्म है। दे बिलीव कि भाई कोई भी पोजीशन, कोई भी स्थिति रहेगी, हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। रग्ड इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है अमेरिका में। तो इनका ये मानना था। फिर उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल डीरेगुलेशंस भी किए। फाइनेंशियल डीरेगुलेशन में उन्होंने क्या कर दिया कि भाई जो टेक ओवर होता है, अभी देखिए जैसे आप लोगों ने बीच में सुना ही होगा, जो ट्विटर का टेक ओवर हुआ, मस्क ने जो किया, टेस्ला के जो ओनर हैं, तो वहां पे क्या हुआ, डीरेगुलेशन तेजी से बढ़ा। डीरेगुलेशन जब तेजी से बढ़ा, इसका क्या अर्थ है कि भाई अभी मैंने एक कंपनी खरीद ली, मैंने खरीद ली, इसलिए खरीदी कि उसको मुझे चलाना, इसके लिए नहीं, इसके लिए खरीद ली कि भाई उसके पास चलो बहुत ज़्यादा लैंड है, बहुत अच्छा कोई पेटेंट है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैंने खरीद ली। तो उससे होता क्या है कि वहाँ पे टेक ओवर बहुत ईजी बना दिया गया। उसमें देखिए समस्या क्या होती है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा क्या कहते हैं हम, कंसेप्चुअली जो है ना, इसमें आपको आप समझ विकसित करनी पड़ेगी। कंसेप्चुअली थोड़ा डिमांडिंग है। अगर समझ लीजिए इस बात का खतरा है कि मेरी कंपनी को कोई ले लेगा, टेक ओवर कर लेगा।
अब इस बात का खतरा क्यों रहेगा? अभी समझ लीजिए मेरी कंपनी की वैल्यू है $50 मान लेते हैं, एंड कोई यदि मुझे $70 दे रहा है, कोई मुझे $70 दे रहा है, तो मेरा जो शेयर, जो मेरे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो क्या चाहेंगे? तो यही चाहेंगे ना भाई आप इस ऑफर को लीजिए, इसमें हमारा फायदा है। $50 की कंपनी हमारी $70 दे रहा है, लीजिए आप उसको बेचिए, हमको तो भाई प्रॉफिट से मतलब है। शेयर होल्डर माने क्या हो गया? शेयर होल्डर माने फाउंडेशन, फाउंडेशन थोड़ी है वो, फाउंडर थोड़ी है वो तो बस एक भाई इसलिए आया है कि उसको कुछ प्रॉफिट हो जाए, और यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या कहेगा, आप बेचिए। तो इसके लिए हर कंपनी पे बहुत प्रेशर था कि हमको प्रॉफिटेबल रहना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो वो प्रेशर, उस प्रेशर को रियलाइज करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को रियलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग की। अभी देखिए ट्विटर ने क्या किया है, अभी भी देखिए चीजें आपको रेलेवेंट लगेंगी जो डिस्कशन हो रहे हैं। ट्विटर ने मास ले ऑफ्स किए हैं। मस्क का कहना है भाई ट्विटर को चलाने के लिए 7,500 लोगों की क्या आवश्यकता है, व्हाट्सएप 50 लोगों से चल सकता है। व्हाट्सएप का यूजर बेस लगभग आई थिंक 100 करोड़ लोगों का है, तो ट्विटर को 7,500 लोगों की क्या आवश्यकता है, निकालो सबको। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या किया कि टेक ओवर से बचने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग की। लोगों का पहली बात तो इनकम नहीं बढ़ने दिया, वो तो रीगन भी उस लिए काम कर रहे थे, मिनिमम वेजेस नहीं बढ़ने दे रहे थे। एंड इन लोगों ने क्या किया भाई कि आपकी आवश्यकता नहीं है, आप जाइए। तो कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग जिसे कहते हैं वो शुरू हुआ रीगन का। या इसके पीछे देखिए हर काम के पीछे, हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ सोच होती है। तो रीगन का ये मानना था कि इससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है कि भाई मैं यदि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि टैक्सेस का मैं, वेजेस मुझे ज्यादा नहीं देने हैं, और जैसे इंडिया में देखिए लेबर को फायर करना इज वेरी डिफिकल्ट, मोर सो इफ योर कंपनी इज एम्प्लॉइंग मोर देन 10 पीपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सब फैक्ट्री एक्ट्स आ जाते हैं। तो इसके लिए लोग यहाँ पे कंपनी साइज बढ़ने नहीं देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लेबर को फायर करना बहुत आसान था। तो इन सब से क्या होता है कि एज अ कैपिटलिस्ट, एज अ ओनर ऑफ वेल्थ, मैं क्या सोचूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करूं। ज्यादा से ज्यादा जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो हो सकता है कि मुझे लेबर क्लास से चिढ़ हो सकता है मुझे चिढ़ हो, लेकिन काम करने के लिए तो मुझे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा ना। इट्स नॉट लाइक दैट आई एम डूइंग अ चैरिटी। मुझे भाई काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर समझ लीजिए मैं 10 फैक्ट्री डालता हूँ, पहले मैं 5 फैक्ट्री पे था, लेकिन गवर्नमेंट ने इतने सारे इंसेंटिव दिए, टैक्स कम कर दिया, लेबर को फायर करने का फ्रीडम दे दिया मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 की जगह 10 फैक्ट्री लगाऊंगा। अब 10 फैक्ट्री जब लगाऊंगा तो भाई मुझे लोगों को रखना ही पड़ेगा। मुझे भले अच्छे ना लगते हो लेबर क्लास के लोग, मैंने जो भी वर्कर हो, लेबर क्लास मैंने ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि बस जो मजदूरी करते हैं, लेबर माने कोई भी मैनेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। अब जैसे देखिए मस्क ने पराग अग्रवाल जी को फायर कर दिया, वो लेबर थोड़ी है, वो तो भाई सीईओ थे। तो कहने का ये अर्थ है कि ये सब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम आप कह सकते हैं। भाई आप इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दीजिए। फिर इसी दौरान फिर जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी उनमें आया डेट क्राइसिस। डेट क्राइसिस माने बहुत सारी जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी उन्होंने क्या लिया था, लोन लिया था। क्यों? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। अर्थव्यवस्था की गति के लिए हमें हमेशा ऋण की आवश्यकता पड़ती है। आप घर भी यदि लेना चाहें, जैसे कि आप बड़े शहर में रह रहे हैं, तो एक छोटा सा घर भी 70-80 लाख रुपए का आता है। इतना पैसा किसी के पास कैश में नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करता है, ऋण लेता है। तो इन देशों ने भी लिया था ऋण, और उसी समय आ गया ऑयल शॉक। देखिए कैसी चीजें रिलेट हो रही हैं सब। वहां पे आ गया ऑयल शॉक, पूरे वर्ल्ड ही में आ गया ना ऑयल शॉक। इंडिया में भी जैसे हमने चर्चा की कि उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इंटरेस्ट रेट जब यूएस में बढ़ा तो बाकी देशों में भी बढ़ा। क्यों बढ़ेगा, इसका भी देखिए कारण समझिए। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो यूएस
के जो इन्वेस्टर हैं, जो डॉलर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो कहाँ भागेंगे? यूएस की ओर भागेंगे। अब यदि उन्हें मुझे रोकना है, इंडिया में रोकना है, या जिस देश में मैं रहता हूँ, जिस देश के बैंक को रोकना है, वो क्या करेगा? यदि उनको रोकना है तो कैसे रोक सकते हैं? उसको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो सब जगहों पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा इस दौरान, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मैंने बताया आप लोगों को कि भाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, मैंने सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो डैम्पन हो जाती हैं, रुक जाती हैं, थम जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। तो उसके कारण ये सब कंट्रीज में डेट क्राइसिस आपको देखने के लिए मिला। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, लाइक जैसे लैटिन अमेरिका में, यहाँ पे माने ग्रोथ रेट बहुत ही कम हो गई, आई थिंक 1% से भी कम हो गई ग्रोथ रेट। एंड फिर कुछ देश इससे बच पाए थे, जिसको टाइगर इकोनॉमीज कहते हैं। एशिया की टाइगर इकोनॉमीज में कौन कौन से देश आते हैं? उसमें आता है आपका हांगकांग आता है, सिंगापुर आता है, ताइवान आता है एंड साउथ कोरिया आता है। फिर चाइना ने भी देखिए, उसने भी स्टेट लेड कैपिटलिज्म पे फोकस किया। वो कम्युनिज्म, पॉलिटिकली दे बिलीव इन कम्युनिज्म, बट इकोनॉमिकली दे आर फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म। बट हाँ, वहां पे कैपिटलिस्ट क्लास कौन है? स्टेट ही है। स्टेट ही इंडस्ट्री लगाता है, स्टेट ही सब करता है, ठीक है। बैंक भी स्टेट ओन्ड है, कैपिटलिस्ट क्लास भी। देखिए जैक मा, एक प्राइवेट वहां के जो बिजनेसमैन थे, उनकी क्या हालत कर दी उन्होंने। तो इन देशों में डेट क्राइसिस देखने को मिला न्यू लिबरलिज्म के। इसीलिए देखिए इसके विरोध में बहुत बातें होती रहती हैं। यहाँ पे भी देखिए जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो बहुत विरोध करेंगी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, बहुत इस पे विरोध होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां ही बन जाती हैं कि आपको ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ती हैं। अब जैसे देखिए लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या हुआ, कि जब इनके पास डेट क्राइसिस आया, पैसा था नहीं, इनको ऋण चाहिए था, तो ऋण के लिए इनको किसके पास जाना पड़ा? इनको जाना पड़ा वही जिसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की थी, WBIMF, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट। एंड जब इनके पास आप जाते हैं तो इनकी एक इकोनॉमिक फिलोसॉफी है कि यदि आप हमारे पास लोन लेने आ रहे हैं तो ये चीजें होनी चाहिए। आपको सब्सिडी कम करनी पड़ेगी, आपको टैक्स कम करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट रेगुलेशन आपको कम करना पड़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती जाती हैं कि इकोनॉमिक रियाल्म में, जो मैंने अभी बताया कि ग्लोबलाइजेशन के समय में ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिकली जो नेशन स्टेट्स हैं, दे आर नॉट सो पावरफुल बिकॉज दे आर सो मच कनेक्टेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी दैट अगर यूएस को छींक आएगी तो कहा जाता है ना, यूएस को छींक आएगी तो सारे दुनिया को सर्दी हो जाती है भाई। क्यों? क्योंकि यूएस इज द मोस्ट पावरफुल नेशन एंड वी ऑल आर इंटीग्रेटेड इकोनॉमिकली नाउ। लेसर और अधिक हो सकता है उसका एक्सटेंट, लेकिन वी ऑल आर इंटीग्रेटेड। तो ये सब समस्याएं इन देशों में आई, और उसी समय, उसके कुछ समय बाद जो कम्युनिज्म था उसका कोलैप्स हुआ। यूएसएसआर में क्या हुआ भाई कि सेंट्रली प्लान्ड उनकी इकोनॉमी थी, बट दे वर नॉट एबल टू मैनेज दी डाइवर्सिटी जो इकोनॉमी में आ रही थी, उसको मैनेज नहीं कर पाए। इस पे हम बृहद चर्चा करेंगे, एक वीडियो में बनाने वाला हूँ कि व्हाई प्राइसेस आर इम्पॉर्टेंट। बट सेंट्रली प्लान्ड जो इकोनॉमी होती है उनको नहीं पता चल सकता है कि भाई हजारों प्रोडक्ट हैं, हजारों लोग हैं, हजारों लोगों की अलग अलग कंज्यूमर टेस्ट हैं, तो किस चीज का कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, किस चीज का कितना सप्लाई होना चाहिए, किस चीज का कितना वैल्यू होना चाहिए। तो यूएसएसआर तो आर्म्स रेस में काफी आगे गया, स्पेसशिप में यूएस से पहले चला गया, पहले उसने यूरी गागरिन को भेज दिया अंतरिक्ष में, किंतु कंज्यूमर जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। उसकी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी थी वह यूएस जैसी उन्नत नहीं थी। यूएस में क्यों उन्नत थी, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वहां पे जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगा रहा है, रिस्क लगा रहा है, तो साथ साथ में इनोवेशन भी लेके आता है, क्योंकि जब तक वो इनोवेशन नहीं लेके आएगा मार्केट में चीज क्यों बिकेगी। आप समझ रहे हैं, मार्केट में चीज क्यों बिकेगी। इसीलिए देखिए बार बार कुछ नया इनोवेटिव होते रहता है। देखिए यूएसएसआर में जहाँ पे किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी तो इनोवेशन भी नहीं था, टेक्नोलॉजी जो थी सेकेंड रेट थी, तो ऐसे बहुत सारे अन्य कारण थे। माने सोशली
वो कहते थे तो कि हम सब लोग समान हैं, पॉलिटिकली स्पीकिंग वी ऑल आर इक्वल, बट इकोनॉमिकली स्पीकिंग देयर वाज ह्यूज इनइक्वालिटी। जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे, पार्टी मेंबर्स थे, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, एंड जो अन्य क्लास के लोग थे उनके सामने एक विजन था कि भाई हम दुनिया के सबसे उन्नत राष्ट्र बनेंगे, सब सुख सुविधा संपन्न राष्ट्र बनेंगे। किंतु वर्तमान में उनके पास कुछ नहीं था। वर्तमान में उनको 12 घंटे काम करने पड़ते थे। ठीक है, कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, सबके पास एम्प्लॉयमेंट था, सबके पास घर था, हेल्थ फैसिलिटी थी, एजुकेशन फ्री था। बट फिर भी जब धीरे धीरे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बढ़ने लगी, लोगों को पता चलने लगा भाई कि यूएस में तो वहाँ के सुपरमार्केट्स भरे रहते हैं खाने के सामान से। हमारे जो मार्केट्स हैं वहाँ पे तो जैसे इन देशों में मीट वीट बहुत चलता है, मीट भी नहीं मिलता है खाने के लिए बराबर, उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये सब मैंने कुछ चीजें हुई जो न्यू लिबरलिज्म का जो पीक टाइम था उस दौरान हुई। उसमें मैंने ये सब चर्चाएं की, थैचर गवर्नमेंट के बारे में, रीगन के बारे में, डेट क्राइसिस के बारे में। कम्युनिज्म का जब कोलैप्स हुआ तो ये माना गया भाई कि हमारे पास फ्रांसिस फुकुयामा करके एक सोशल साइंटिस्ट है, उनका कहना था कि दिस इज द एंड ऑफ द हिस्ट्री। एंड ऑफ द हिस्ट्री मीन्स जो बेस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक फिलॉसफी है, वो हमें पता चल गई है, ह्यूमैनिटी को पता चल गई है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो हिस्ट्री होती है इट इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, जो अलग अलग क्लास होते हैं उनके बीच जो स्ट्रगल होता है उसी का नैरेटिव हिस्ट्री है। बट फ्रांसिस फुकुयामा का कहना था with the demise of communism in USSR we have now reached to the point where history is now dead, end of history। सबसे अच्छी इकोनॉमिक फिलोसफी क्या है? कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये एक चर्चा थी न्यू लिबरलिज्म पे। फिर से यही कहना चाहूंगा कि ये जो बातें आपको बताई जाती हैं, ठीक है, इसमें फैक्ट एंड फिगर्स हैं नहीं, आगे भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें तमाम तरह की ऐसी बातें बताई जाती हैं जो आपकी समझ को विकसित करे, आपकी सोच को परिपक्व बनाए, एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप उत्तर लिख सकें। और आप किसी परीक्षा के लिए भी ना प्रिपेयर कर रहे हो तो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक क्यूरियस माइंड को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी जहाँ तक संभव होता है, मेरी ट्रेन की बहुत यात्रा होती है, लेकिन जहाँ तक संभव होता है मैं ट्रेन में भीड़ भरी ट्रेन में भी मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। तो जिनको भी अच्छा लगता होगा तो हो सकता है उनको भी इसमें कुछ काम की बातें, कुछ नॉलेज की बातें मिल जाएं, ऐसी बातें जो इनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को सैटिएट करती होगी, जो एक होती है ना हमारी प्यास, उसको बुझाती होगी। इसी आशा के साथ कि हम कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं, मैं यहीं पे अब विराम लेता हूँ। धन्यवाद।